हेलो। तो कैसे हैं मेरे टॉपर्स स्टूडेंट? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी बखूबी अच्छे तरीके से चल रही होगी और होनी भी चाहिए क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। और हमारे स्कूल में जहाँ हम पढ़ाते हैं वहाँ पे प्री बोर्ड हुआ था और प्री बोर्ड में बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे जो कि बोर्ड में भी आ सकते हैं। ठीक है ना, प्री बोर्ड में आया था और बोर्ड में भी आ सकता है। वही क्वेश्चन जो है हम लेकर के आ रहे हैं अब आप लोगों के लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसमें देखिए कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा अच्छे तरीके से। और जो क्वेश्चन जो है इसमें ठीक ठीक क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेवल अच्छे हैं क्वेश्चन के। इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। और आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई। माँ सरस्वती आप लोगों को बहुत ही अच्छा बुद्धि दें ताकि आप अच्छी चीजों को सोच पाएं और ये समझ पाएं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शरारत तो बिल्कुल बंद कर दीजिए क्योंकि 10th के बच्चे जो हैं अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को लाओ कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपने आने वाले भविष्य को अच्छा बना सकें, ठीक है ना। उस चीज में अपने टाइम को लगाओ जिससे तुमको आगे जाके बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। अपने टाइम को लॉस मत होने दो, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि 15, 18 और 24 का लॉसा यानी कि एलसीएम होगा, तो इनका एलसीएम बताना है। एलसीएम होता क्या है? एक मिनट, थोड़ा सा ऑप्शन जो है वो गड़बड़ हुआ है, हम ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? तो 240 और 360 यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। ये हो जाएगा 240, ठीक है। ये हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा 360, ठीक है ना। चलिए अब हमको बताना क्या है, लौसा। लौसा का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए उसी को हम क्या कहते हैं, लौसा यानी कि एलसीएम कहते हैं। तो इनमें से कौन सी संख्या होगी जो कट जाएगी? तो इसके लिए सबसे पहले देखिए लौसा का अभाज्य गुणनखंड करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं तो 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये तीनों कटेंगे किससे? तो अभी इसमें हम देख रहे हैं कि 3 से कटने वाले सब हैं तो 3 से ही काटते हैं। देखिए 2 से काटने की जरूरत नहीं है, 3 से सब कट रहे हैं, काटिए 3 से। तो क्या होगा, 3 पचे 15 और 3 9 18 और ये क्या हो जाएगा, सॉरी 3 छके 18 होता है ना, 3 छके 18 और 3 बटे 24, ठीक है। फिर इसमें देखिए किसी एक संख्या से कटने वाले हैं तो 2 से कट रहे हैं तो 2 से काट देंगे। तो 2 से कटेगा तो क्या होगा, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6 और 2 चौके 8। अब इन तीनों में कोई ऐसी संख्या, कोई भी दो ऐसी संख्या हमको बताइए जो किसी एक संख्या से कट जाए। नहीं है ना, तो नहीं कटने वाले तो हम ऐसे ही डायरेक्ट गुणा करा के बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 6 और 6 पचे 30 और 30 तिया 90 और 90 चौके 360, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। ये जो है हमारा चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा 360 एलसीएम हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा, ये पहला था, अब दूसरे का क्या हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के शून्यक होंगे, यानी कि इसके शून्यक बताने हैं। तो शून्यक क्या होते हैं? तो दिए गए बहुपद में चर का वह मान जिसके लिए पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाता है उसी को हम उसका शून्यक कहते हैं, ठीक है ना। और चूंकि यह द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, तो 2 ही होंगे। देखिए कैसे शून्यक निकालते हैं, तो इसका गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है ना। इसका गुणनखंड यानी कि 3 को ऐसे दो भागों में बांटिए, गुणा करने पे 3 आए और घटाने पे 2 आए, तो 3 एकम 3 ही होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3, ठीक है। अंदर गुणा कराते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स और माइनस 3, दो दो का पेयर बनाएंगे, एक्स को कॉमन करेंगे, एक्स माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 होगा, ये एक्स माइनस 3, ठीक है ना। अब इसमें से एक्स माइनस 3 को कॉमन करेंगे और यहाँ से क्या होगा, एक्स प्लस 1 होगा। अब ले लेंगे यदि एक्स माइनस 3 बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और फिर यदि एक्स प्लस 1 बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 1, ठीक है ना। तो हमारा क्या मिलेगा, 3 कामा माइनस 1 या माइनस 1 कामा 3 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, 3 कामा माइनस 1 दिख रहा है ना, ये रहा थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉरी मार्कर गिर गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मिटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी कह रहा है कि समांतर श्रेणी -5 कामा -5/2 0 5/2 का 13वां पद होगा। 13वां पद निकालना है ना, यानी कि A13 निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम करते क्या है कि जो भी हमारी श्रेणी दी गई है उसमें यानी कि 5 कामा -5/2 कामा 0 कामा 5/2
अब इसमें पहले ए का मान, फिर डी का मान, यानी कि प्रथम पद, सार्वंतर, और हमको जो निकालना है सब लिख लिया जाता है। तो ए बराबर क्या होगा, तो -5, डी बराबर क्या होता है, तो A2 माइनस A1 होगा ना। तो A2 क्या है, -5/2 और -5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -5/2 + 5 हो जाएगा। अब एलसीएम इसका क्या होगा, 2 होगा ना। तो 2 हो जाएगा, तो -5 + 10 यानी कितना आ जाएगा, 5/2। डी का मान कितना आ गया, 5/2 आ गया। और हमको निकालना क्या है, तो A13 निकालना है, ठीक है ना। तो 13वां पद क्या होता है, यानी कि A13 13वां पद क्या होगा, तो जितना भी पद होता है या फार्मूला हमको याद ही है A13, यानी कि ये जनवा पद क्या होता है, फार्मूला जनवा पद ही लिखिए। जनवा पद an बराबर क्या होता है, फार्मूला a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या होगा, a का वैल्यू कितना है, -5 प्लस, और n का मान दिया ही है, 13वां पद निकालना है। तो A13 यानी कि 13 हो जाएगा। तो 13 - 1 और डी का मान कितना है, 5/2, ठीक है। तो ये -5 होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 12 और गुणे 5/2, 2 से ये 12 6 बार में कट जाएगा, यानी कि -5 और 6×5 30, प्लस 30 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, प्लस में 25 आएगा ना, ये प्लस वाला ज्यादा है तो 25 हो जाएगा, ठीक है। कहीं दिख रहा है 25 ऑप्शन में, कहीं 25 तो दिख ही नहीं रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कोई नहीं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। इसको समझ लीजिए अच्छे से, ये फार्मूला जरूर याद कर लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूला है यनवा पद का, ठीक है ना। और ये सार्वंतर निकालने का फार्मूला है कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चौथा नंबर। चौथा क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - ky = -16 जो होगा संपाती होगा। संपाती होने का मतलब क्या है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो आपको बताया गया है कि 3 कंडीशन, रेखाओं के 2 रेखाएं अगर आपके पास हैं, उसके 3 कंडीशन मिलते हैं। या तो जैसे वो दोनों एक दूसरे पे एक बिंदु पे काटेंगे, या दोनों समांतर होगी, या संपाती होगी। तो एक दूसरे पे काटने का मतलब क्या होता है कि इसमें होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू हो B1/B2 के। एक बार और बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। और क्या होता है कि अगर A1/A2 जो है बराबर है किसके, B1/B2 के, और नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। तो ये क्या होता है सॉरी, ये क्या होता है, यहाँ पे ये मतलब समांतर हो जाते हैं, कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब काटते नहीं। ये क्या हो जाएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, और क्या हो जाएगा, इक्वल टू C1/C2, यानी कि सब अगर आपस में बराबर है तो इसमें संपाती हो जाती है। तो हमारा कंडीशन कौन सा मिल रहा है, कंडीशन हमारा तीसरा ही मिल रहा है, ठीक है ना, यानी कि यही चेक करना है हमको। तो इस पे चेक करना है, तो सबसे पहले इसमें तुलना करेंगे। तो A1 बराबर क्या मिलेगा, 3, B1 बराबर क्या मिलेगा, -1, और C1 बराबर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ से भी चेक करेंगे तो A2 बराबर क्या मिलेगा, A2 बराबर मिलेगा 6, और B2 बराबर क्या मिलेगा, B2 बराबर मिलेगा -k, और C2 बराबर क्या मिलेगा, ये C1 है, ये B1 है, ठीक है ना। तो C2 बराबर क्या मिलेगा, तो 16 को इधर लाएंगे तो प्लस में जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 16 ही मिलेगा। इसको इधर लाएंगे ना, तो ये माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, उधर 0 होगा तो इसलिए प्लस में 16 मिलेगा। तो अब हमको निकालना क्या, k का मान तो इसी में मिल जा रहा है। तो A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के। तो इसमें मान रखेंगे तो क्या होगा, 3/6, और बराबर -1/-k। तो माइनस माइनस कैंसिल, और 3 दूना 6, यानी कि 1/2 बराबर 1/k। तो क्या हो जाएगा, त्रिय गुणा करेंगे तो क्या होगा, k का 1 में होगा तो k, और बराबर 2 का 1 में होगा तो 2, यानी कि k का मान कितना आ गया, 2। तो k का मान कहीं 2 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है हमारा सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको इन तीनों कंडीशन को तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। जो दो रेखाएं होती हैं उनमें क्या क्या संबंध होता है, तो ये क्या होगा, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, यानी कि इसका अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा। इसमें क्या होगा, एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं जब दोनों बराबर हो और एक बराबर नहीं हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसके कोई हल नहीं होंगे, और ये जब तीनों बराबर होते हैं तो संपाती यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिए, ऑप्शन कर लीजिए। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या कह रहा है, हाँ 5 नंबर देखिए, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ये कह रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या होगी, यानी कि सभी संख्याओं से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। 1 से 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। यानी कि इतनी जब भी संख्या 1 से 10 तक, यानी कि 1 भी उसमें रहेगा और 10 भी रहेगा, ठीक है ना। तो हमको पता है कि सबसे कटने की प्रॉपर्टी जो है सबको कुछ ना कुछ पता ही होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए करते क्या है, सबसे पहले कर क्या लिया जाए कि जितना छोटा जहां तक हमको चेक करना है वो कर लें, ठीक है ना। ऑप्शन से इसको हल कर देते हैं। सबसे पहले 1 से तो सब कटेगा, ठीक है। 2 से कटने वाली संख्या, सबसे पहले देखिए इसमें 2 से कटने वाली संख्या कौन सी है। तो 2 से कटने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए। 2 से कटने वाली संख्या, तो सब 2 से कट रहा है, चलिए ये भी ठीक है। अब हम देखते हैं 3 से कटने के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है। तो संख्या में अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या कटती है 3 से। तो क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो ये 3 से नहीं कटेगा। यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो 1 ही होगा ना, ये नहीं कटेगा। 5 और 4 9, ये कट जाएगा। और ये क्या होगा, 2 और 5 7 और 7 2 9, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए, बचे हमारे पास 2 ही ऑप्शन जो कि 3 से कटने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम 4 से देखते हैं। तो 4 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, अंतिम 2 अंक कटने चाहिए। तो 2 अंक, ये कटेगा, ये भी कट जाएगा। चलिए 4 से भी कट रहा है। 5 से कटने के लिए, तो 5 से कटने के लिए क्या होगा, 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, या तो 5 से कटने वाली कोई संख्या। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 5 से कटने वाला है ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहीं पे हमारा आ गया कि ये 5 से ये नहीं कट रहा है, ये दोनों 3 से नहीं कट रहे थे, ये 5 से नहीं कट रहा है, तो 5 से यही कट रहा है। यानी कि जो हमारा सही हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, ठीक है ना। या तो सबका एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेने के बाद भाग कीजिए कि किसमें भाग जाता है, तो उसमें लंबा होगा। इसलिए आप एक एक करके चेक कर लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 5 से देखें तो 5 से ये नहीं कट रहा था, तो ये हट नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि सभी संख्याओं से कटने वाली संख्या यही होगी। चलिए ठीक है ना। समझ में आ गया होगा तो ठीक, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, फिर एक बार बता देंगे इसको, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 6 नंबर, इसको मिटाते हैं। अब हमारा 6 नंबर क्या कह रहा है कि वाई अक्ष पर बिंदु, जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा, यानी कि वाई अक्ष पे। तो सबसे पहले हम ये देखें, इसको कहते हैं एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। और वाई अक्ष पे किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, जब वाई अक्ष की बात की जाती है तो वाई अक्ष पे यानी कि केवल वाई के ही निर्देशांक जा रहे हैं, एक्स वाले तो जीरो हो जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये कह सकते हैं 0 कामा एक्स होगा, ठीक है ना। 0 कामा वाई ले लीजिए, 0 कामा वाई होगा। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि एक्स का निर्देशांक जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसमें देखिए एक्स का निर्देशांक हर जगह 0 दिख रहा है। अब हमें किसका मान निकालना है, वाई का। और ये कह रहा है कि वाई निर्देशांक से समदूरस्थ है, यानी कि वाई निर्देशांक यही जो है यहीं से समदूरस्थ है, ठीक है ना। तो कौन कौन से निर्देशांक है, तो 6 कामा 5 और क्या है -4 कामा 3, ठीक है ना। इनसे समदूरस्थ है। तो यहाँ से y का मान हमको निकालना, तो ये क्या होता है, मान लीजिए बिंदु हो गया a और ये हो गया b और ये हो गया c। तो ac बराबर क्या हो जाएगा, ac बराबर bc। इसको निकालेंगे तो क्या होगा, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और फिर क्या होगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x2 का वैल्यू कितना है, अगर हम इसको लेते हैं x1 और इसको लेते हैं, या इसको लेते हैं x2 और इसको लेते हैं y2, और ये क्या हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा y1, ये भी क्या होगा x1 और ये क्या होगा y1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0, x2 क्या है 0 और -6, यानी कि क्या हो जाएगा 6 का ही स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का वैल्यू कितना है y और माइनस y1 का वैल्यू कितना है 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है 0 और x1 का वैल्यू कितना है -4। तो -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 0 पहले रखने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए यहाँ भी नहीं रखे हैं, यहाँ भी नहीं रखे हैं, ठीक है ना। फिर क्या होगा प्लस y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का वैल्यू है y और माइनस y1 का वैल्यू है 3, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा, ये 36 हो जाएगा, या दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 36 और प्लस ये y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 चौके 16 और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। समझ में आ रहा है, अच्छे से दिमाग लगा के समझिए इस क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा 36 और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वाई स्क्वायर, और प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और माइनस 5 दूना 10y हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 16 और ये प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ से इसको हल करेंगे तो कितना आएगा +9
और ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6x हो जाएगा, ठीक है, 6y, सॉरी y होगा ना। अब बाकी सबको, ये तो y से y कट जाएगा क्योंकि इक्वल टू है बीच में, और दोनों तरफ चिन्ह जब समान होते हैं तो कट सकता है, ठीक है ना। बाकी सबको इधर लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -10y को इधर ही रहने देते हैं, ये आएगा इधर तो कितना हो जाएगा, +6y हो जाएगा, ये 16 ऐसे रहेगा, +9 और -36 प्लस -25, ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा तो कितना होगा, -4y हो जाएगा, ठीक। और ये कितना होगा, 16 और 9 25 हो जाएगा, और 25 ये 36 को और 25 को जोड़ेंगे कितना होगा, माइनस में आएगा, 6 5 11 कर 1 हासिल 1 और 3 2 5 1 6 यानी कि 61 हो जाएगा। तो -4y बराबर कितना हो जाएगा, अब 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ से 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, यानी कि माइनस वाला जाएगा तो माइनस, ये कट जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 36/4 यानी कि 4 9 36 यानी कि 9 हो गया। तो x का निर्देशांक तो 0 था और y का मान कितना आ गया, 9, यानी कि निर्देशांक हमारा क्या मिलेगा, जो 0 का मान 9। इसको आप अगर कैलकुलेशन आपका ठीक ठीक है तो और भी जल्दी किया जा सकता है, और आंसर हमारा कौन सा होगा, 0,9 होगा, ठीक है ना। 0,9 कौन सा आंसर है, तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो सही है, ठीक है ना। अब देखते हैं, इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। एक बार और समझिए कि ये कह रहा है y अक्ष पे, और y अक्ष पे किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है, 0,y होता है, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन 7 नंबर पे। इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, जहां समझ में ना आए फिर हमको बताइएगा। अब है अगला 7 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि 6 मीटर तथा 11 मीटर के दो खंभे एक समतल मैदान में ऊर्ध्वाधर इस प्रकार गड़े हुए हैं कि इनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इनके शिखरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी कि एक जो खंभा है वो छोटा है और दूसरा खंभा क्या है, बड़ा है, ठीक है। एक खंभा हो गया और दूसरा खंभा हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए इस खंभे की ऊंचाई जो है AB है और ये क्या है, CD है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक खंभा दिया गया है 11 मीटर का, 11 मीटर का, और दूसरा खंभा दिया गया कितना, 6 मीटर का, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो दी गई है वो 12 मीटर दी गई है। अगर हम कहें कि यहाँ से एक हम निकाल लेते हैं तो ये भी क्या होगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ अगर 12 मीटर है तो यहाँ भी 12 मीटर ही होगा। और क्या पूछ रहा है, तो इनके शिखरों के बीच की दूरी, यानी कि ई का वैल्यू जो है, AC का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, और ये पूरी दूरी अगर 11 है तो इतनी दूरी कितनी होगी, यानी कि CD बराबर कितना है, 11, AB बराबर कितना है, AB बराबर DE बराबर, ये दोनों बराबर होंगे ना 6 मीटर। तो हम अगर हमको CE निकालना है तो CE कितना होगा, तो CD माइनस ED, ठीक है ना, या DE। तो इसका वैल्यू रखिए, CD का वैल्यू 11 है, तो 11 माइनस 11 मीटर है ना, 11 माइनस 6 यानी कि 5 मीटर आ जाएगा, ठीक। ये हो गया 5 मीटर, और ये क्या है, ये कह सकते हैं कि हमारे पास AE इक्वल टू BD बराबर कितना दिया गया, 12 मीटर, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, तो लिखेंगे त्रिभुज AEC में। अब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन ऑप्शनल में ही आएगा, 2 नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, 4 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको अच्छे तरीके से देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो AEC में हमको यही बताना है, AC का मान तो हम देख रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, या AC बराबर डायरेक्ट हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, AE का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, CE का स्क्वायर, ठीक है। दोनों वैल्यू रख दिया जाए तो AE का वैल्यू है कितना, ए का वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू कितना, सी निकल गया है 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं कि 144 और प्लस 25, यानी कि दोनों मिलके कितना हो जाएगा, रूट में 4 5 9 और 5 4 2 6 1 यानी कि 169। तो इसी बराबर कितना आ गया, इसी बराबर हो जाएगा 13 मीटर, ठीक है ना। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो 13 कहीं है ऑप्शन में, तो ये रहा। अगर ऑप्शन दिखाई ना दे रहा हो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 मीटर पहला, और दूसरा है 14 मीटर, और तीसरा है 13 मीटर, और चौथा है 11 मीटर। चलिए, ये हो गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन 8 नंबर पे। 8 नंबर क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में एक रेखा XY भुजा BC के समांतर है।
जो भुजा AB को X तथा भुजा AC को Y पर काटती है, यदि BY कोण XYC को समविभाजित करती है तो इन चारों में कौन सा सही होगा उसी को बताना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट भी है। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसमें फिगर में ही समझना है हमको, ठीक है। ये त्रिभुज ABC एक हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में XY जो हो BC के समांतर है। XY जो है वो किसके समांतर है, ये क्या हो गया X और ये क्या हो गया Y, ठीक है ना। XY BC के समांतर है। और क्या है, AB को जो भुजा AB को X, भुजा AB को कहाँ पे, भुजा AB को X और भुजा AC को Y पे काटती है, ठीक है, ये तो ठीक ही है। कह रहा है यदि BY कोण BY जो है कोण XYC, तो BY कौन सा होगा, BY कब मिलेगा, जब हम इसको मिलाएंगे ऐसे, ठीक है ना, यही हो गया। BY जो है वो किसको, ये कोण XYC को यही ना है कोण, दोनों को समविभाजित करता है। तो हमको बताना है कि क्या ये कौन से बराबर होंगे, कौन से बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि अगर इसमें दिया क्या है, सबसे पहले कि BC के समांतर है, यानी कि दिया क्या है, BC जो है वो समांतर है किसके, XY के। ये दोनों समांतर है ना, तो जब समांतर होंगे तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। दिया है, ये दिया है, ठीक है ना। तो क्या होगा, कोण XYB जो होगा वो बराबर होगा किसके, कोण YBC के, ठीक, YBC के बराबर होगा। तथा और क्या दिया है, तथा BY जो है BY कोण XYC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है ना। और समद्विभाजक है तो क्या होगा, कोण XYB जो होगा वो बराबर होगा किसके, कोण कोण BYC के, BYC के। इसको समीकरण 1 कर लीजिए, इसको समीकरण 2 कर लीजिए। समीकरण 1 था तो 2 से क्या हो जाएगा, 1 तथा 2 से। अब देखिए तो ये दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी आपस में क्या होगा, कोण YBC जो होगा बराबर होगा किसके, कोण BYC के। अब ये दोनों कोण देखिए तो कहाँ है, YBC यानी कि ये वाला कोण, ठीक है ना, कौन सा, ये वाला कोण YBC, यही वाला कोण है ना, YBC ये कोण हो गया। और कौन सा, BCY, तो BCY कौन सा होगा, तो BCY यही है ना, BYC यानी कि ये वाला कोण। ये दोनों आपस में क्या होगा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गया, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे क्या इसमें कौन सा सही होगा। तो अगर किसी भी त्रिभुज में कोण बराबर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, यानी कि BC जो होगा वो किसके बराबर होगा, CY के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसके सामने CY है और इसके सामने BC है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, तो यही होगा ऑप्शन नंबर 1, BC बराबर CY होगा, ठीक है, जो कि करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए और नोट भी कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसको मिटाते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अपना अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि त्रिभुज ABC तथा DEF में ये दो त्रिभुज दिया गया है। कौन कौन सा, त्रिभुज ABC और कौन सा त्रिभुज है, DEF, DEF ये दिया है। तो इसमें क्या क्या दिया है, कोण AE जो है 40 अंश का है। AE कहाँ गया, इसमें हम F कर लेते हैं क्योंकि ये होगा F, ठीक है ना। A और E जो है वो बराबर है, कौन कौन सा है, A और E कितने कितने का दिया गया, 40 अंश का, ठीक। तो ये हो गया, ए भी हो गया 40 अंश का और ये ई भी हो गया 40 अंश का, ये भी ठीक है। और इन दोनों का अनुपात, अनुपात का मतलब यही होता है ए बी बट्टे में ईडी जो है वो बराबर है किसके, ए सी बट्टे में ई एफ के। तो ये देखिए ए बी है और ए बी जो है ये ईडी के, यानी कि ये जो है इसके अनुपात के बराबर है। और कौन सा है, ए सी, ये जो है वो किसके अनुपात के बराबर है, ई एफ। अब इसमें देखिए, अब क्या दिया है कि कोण F जो दिया है वो 65 अंश दिया है, तो B का मान पूछ रहा है कि कोण B क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सर्वांगसम जो इसमें भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, उनको देखा जाएगा। तो EF और AC है ना, तो संगत भुजा, तो इस A को उठाएंगे और E के ऊपर रखेंगे और ऐसा रखेंगे कि AC जो है वो किसको ढके, AC जो है वो EF को ढके और AB जो है इसको ढके। तो कौन सा कोण किस पे आएगा, यही हमको दिमाग लगाना है, ठीक है ना। तो जब ये जाएगा ऊपर, यानी कि B जो चला जाएगा यहाँ पे आ जाएगा
और यहाँ से C कहाँ जाएगा, तो C यहाँ पे चला आएगा, ठीक है ना। और F दिया गया कितने का, 65 अंश का। F जो है वो कितने का दिया है, 65 अंश का। तो F अगर 65 अंश का है तो हम देख रहे हैं कि इसके बराबर कौन सा होगा, किसको कौन ढकेगा, तो A को इसके ऊपर जब रखेंगे तो ये लाइन इस पे आएगा, तो C को ढकेगा और ये B को D ढकेगा, ठीक है ना। तो ये 65 अंश है, तो ये भी कितने का हो जाएगा, C भी 65 अंश का हो जाएगा। तो ये 40 और ये 65, तो ये कितने का हो जाएगा, तो B हमको बताना है ना, B बताना है, तो B कितना होगा, यानी कि 80 में से 180 में से घटा लेंगे किसको, 40 को और 65 को जोड़ करके, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 यानी कि 105। अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 180 में से 5 गया तो 75 अंश। तो 75 अंश है कहीं ऑप्शन में, दिख रहा है, थर्ड नंबर यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि बिंदु 3,6 और 12,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात होगा। यानी कि इसमें m1 और m2 का मान ज्ञात करना है, और कौन सा कर रहा है, तो x अक्ष कर रहा है, ठीक है ना। तो x अक्ष पे हमको अभी बताया है कि y अक्ष पे जब होता है तो x निर्देशांक 0 होता है, और जब x अक्ष पे होगा तो क्या होगा, y निर्देशांक 0 हो जाएगा, यानी कि x, 0। और इसमें हमको अनुपात बताना है ना, ये और ये किस अनुपात में काटते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हो गया 3,6 और ये क्या हो गया 12,-3, ठीक है ना। तो अनुपात बताना है और ये काट कहाँ पे रहा है, तो x, 0 पे, ठीक है ना। तो हमको पता है कि अनुपात जब बताना है तो किसी एक ही निर्देशांक को लेकर के हम बता सकते हैं। तो y बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, तो m2 y1 और प्लस ये क्या होता है, प्लस होता है m1 y2 और बट्टे में क्या होता है m1 प्लस m2। सबका मान रख देते हैं, तो m1 और m2 का तो मान हमको बताना ही है। और ये क्या हो जाएगा, y का वैल्यू है 0, ये है y, ठीक है ना, ये है x1 और ये है y1, और ये क्या है x2 और ये क्या है y2, ठीक है ना। सबका वैल्यू रख दिया जाए तो यहाँ से क्या होगा 0 और m2 का वैल्यू ऐसे ही m2 रह जाएगा, इंटू y1 का वैल्यू कितना है 6 और प्लस ये कितना हो जाएगा, m1 का वैल्यू कितना है, m1 ही रहेगा, और y2 का वैल्यू कितना है, तो -3 है, ठीक है ना। अपान ये क्या होगा m1 प्लस m2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा 0 गुणे m1 प्लस m2, ऐसे हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा 6m2 और ये क्या हो जाएगा -3m1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 6m2 बराबर सॉरी -3m1 हो जाएगा। अब 3m1 को इधर कर देते हैं तो प्लस में आ जाएगा, तो 3m1 बराबर 6m2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब m2 को इसके नीचे और 3 को इसके नीचे, तो m1 अपान m2 बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात का मतलब यही होता है कि m1 अपान m2 हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये 6/3, m1 अपान m2 कितना हो जाएगा 6/3, तो कट के कितना आ जाएगा, m1 ऐसे ही रहा ना, m2 इसके नीचे आया तो 6 के नीचे 2/1 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 2 संबंधी 1, 2 संबंधी 1 है इसमें कहीं, 2 संबंधी 1 जो है हमारा पहला ही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि m1 और m2 का अनुपात क्या होगा, इसमें 2 संबंधी 1 का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये जो रहा हमारा 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि 10 क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन और बनाएंगे, क्योंकि ये जो है काफी बड़ा वीडियो हो रहा है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे अपनी क्लास को खत्म करते हैं और अगले क्लास का इंतजार कीजिए। इसमें जिस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन दिखे हैं, अगले में भी दिखेंगे, ठीक है ना। और अपने पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस कीजिए, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।